नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो एचपी टेट होने वाला है उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिख शासन के दौरान कांगड़ा पहाड़ी क्षेत्र का प्रथम निज़ाम या गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कांगड़ा पहाड़ी क्षेत्र में सिखों का शासन हुआ तो उन्होंने अपना प्रथम निज़ाम या गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ए देसा सिंह मजेठिया को, बी कन्हैया सिंह को, सी रंजीत सिंह को, डी जोरावर सिंह को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देसा सिंह मजेठिया को। जो हमारे पास सिख शासन जब शुरुआत होती है कांगड़ा पहाड़ी रियासतों में, तो उनका जो पहला निज़ाम था या उनका पहला जो गवर्नर था वो कौन था? वो देसा सिंह मजेठिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1981 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश में आपके पास जो जनगणना है उससे रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन एचपी टेट में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि 1981 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना था? ए 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 62 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी 76 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 76 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जब हिमाचल प्रदेश की जनगणना 1981 में हुई थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उस समय हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 76 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। तो आपको प्रेजेंट टाइम में पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार एचपी टेट में आते हुए देखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हमारे पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है और उसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उसका जनसंख्या घनत्व 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर में है और कितना है? 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व लाहौल स्पीति जिले में है और कितना है? 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी चीज़ें आपको इंटरलिंक करके पढ़नी है ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो जाए। यदि हमारे पास यहां पर पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि पूछा जाएगा कि किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो वो हमीरपुर जिले में है। कितना है? 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यदि पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति जिला। लाहौल स्पीति जिले का जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरोल स्थल किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरोल है वो किस जिले में स्थित है। ए हमीरपुर, बी चंबा, सी कुल्लू, डी सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबा। जो सरोल है वो किस जिले में स्थित है? तो वो हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का जो एचपी टेट है वहाँ पर हमारे पास करंट अफेयर पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का। तो आपके लिए मैंने अलग से मैं वीडियो
वीडियो बनाता हूं तो आप मेरे चैनल पे जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो वहां पर हिमाचल प्रदेश के आपको 2 से 3 महीनों के करंट अफेयर मिल जाएंगे जो आपके लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और यदि किसी को हमारे पास जो साइकोलॉजी पढ़नी है तो मैंने उसके लिए CTET और HP-TET के लिए साइकोलॉजी के भी मॉक टेस्ट बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में वो चीज़ें देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह तथा महाराजा संसार चंद के बीच ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ज्वालामुखी की संधि है वो किस किस के बीच में हुई थी। तो ज्वालामुखी की संधि महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच में हुई थी। जो महाराजा संसार चंद थे ये कहाँ के राजा थे? ये कांगड़ा के राजा थे। और जो महाराजा रंजीत सिंह थे ये कहाँ के? ये पंजाब के राजा थे। और इन दोनों के बीच में कौन सी संधि होती है? ज्वालामुखी की संधि होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वालामुखी की संधि कब हुई है? ए 1790 ईस्वी में, बी 1800 ईस्वी में, सी 1809 ईस्वी में, डी 1821 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 1809 ईस्वी में। जो ज्वालामुखी की संधि होती है तो ये कब होती है? ये 1809 ईस्वी में होती है। ज्वालामुखी की संधि के बारे में एक दो फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं कि जो ज्वालामुखी की संधि है ये किसके बीच में होती है? महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच में होती है। और जो महाराजा रंजीत सिंह थे इन्होंने क्या शर्तें रखी थी? इन्होंने शर्तें रखी कि कांगड़ा के कितने 66 गाँव उनको दिए जाने चाहिए और जो कांगड़ा का किला है, कांगड़ा का किला उनको दिया जाना चाहिए। तो ये कौन सी संधि थी? ये ज्वालामुखी की संधि थी जिसमें 66 गाँव और कांगड़ा का किला किसको दिया गया था? महाराजा रंजीत सिंह को दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? महाराजा संसार चंद के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, यशपाल हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो यशपाल है ये एक हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक है। इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए कांगड़ा, बी फिरोजपुर, सी भूमपल, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमपल। जो हमारे पास यशपाल है इनको हिंदी के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व ये हिंदी के हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था या इनकी जो जन्म स्थली थी वो कहाँ पर है? वो भूमपल में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भुंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि भुंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ए नाहन, बी निरमंड, सी नूरपुर, डी नैरचौक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निरमंड। जो भुंडा उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो निरमंड में मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि भुंडा उत्सव है वो किस जिले में मनाया जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कुल्लू। किस जिले में मनाया जाता है? तो ये कुल्लू जिले में मनाया जाता है, कुल्लू जिले के निरमंड में। और अभी हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन हमारे पास जो बीएड का एंट्रेंस था वहाँ पर पूछा गया था कि जो भुंडा उत्सव है वो कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है। जो भुंडा उत्सव है ये कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भुंडा उत्सव कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और जो भुंडा उत्सव है या जो निरमंड है ये इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हमारे पास ऋषि जमदग्नि और मां रेणुका के पुत्र परशुराम से है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? ए फ्रेजर ने, बी MS रंधावा ने, सी मूरक्राफ्ट ने, डी वीरभद्र सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूरक्राफ्ट ने। जो मूरक्राफ्ट है इन्होंने ही दी ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पास मूरक्राफ्ट है इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने लाहौल स्पीति या जो कांगड़ा या कुल्लू की यात्रा कब की थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने 1849 में कहाँ की यात्रा की थी? इन्होंने 1849 में लाहौल स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू की यात्रा की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से अलंकृत किया गया है? ए कैलाश महाजन, बी गोपीचंद नेगी, सी ठाकुर रामलाल, डी वीरभद्र सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कैलाश महाजन। जो कैलाश महाजन है इनको
पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराजा संसार चंद डिग्री कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो महाराजा संसार चंद थे ये किस रियासत के राजा थे? ये हमारे पास कांगड़ा रियासत के राजा थे और ये एक कला प्रेमी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांगड़ा रियासत है, कांगड़ा रियासत के वे कौन से राजा थे जो कला प्रेमी थे और कला संरक्षक थे? तो जो हमारे पास महाराजा संसार चंद थे, महाराजा संसार चंद हमारे पास कला प्रेमी और कला संरक्षक थे। और जो महाराजा संसार चंद डिग्री कॉलेज है ये कहाँ पर खोला गया है? ए कांगड़ा, बी चौंतरा, सी थुरल, डी संसारपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थुरल। जो थुरल है, थुरल में ही महाराजा संसार चंद डिग्री कॉलेज खोला गया है। जो थुरल है ये अभी हिमाचल प्रदेश में थोड़ा खबरों में था, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने अपने करंट अफेयर की वीडियो में भी ये क्वेश्चन के बारे में वहाँ पर डिटेल से बताया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो थुरल है, थुरल में एक जल विद्युत जो परियोजना थी वह जो टनल थी वो फट गई थी, जिसके कारण जो थुरल हमारे पास बाजार था, थुरल बाजार पूरी तरह से बह गया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि थुरल किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? ये मंडी और कांगड़ा की बाउंड्री के साथ है, परंतु ये कांगड़ा जिले में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सोलन में हिमाचल कृषि महाविद्यालय कब खोला गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर हमारे पास हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? वो हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और सोलन में कहाँ पर? सोलन के नौनी में। कहाँ पर? सोलन जिले के नौनी में हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो सोलन जिले के नौनी में हमारे पास हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो सोलन में जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर जो महाविद्यालय है वो कब खोला गया था? यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पूछा गया है। यहाँ पर हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास जो एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में पूछा गया है कि सोलन जिले में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो कब खोला गया है? ए 1948 में, बी 1962 में, सी 1971 में, डी 1985 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 में। यदि आपको पता होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में सोलन में कौन सा कृषि महाविद्यालय खोला गया था, एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया था, तो वो कब खोला गया था? वह 1962 में खोला गया था। जबकि सोलन जिले में हमारे पास हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पर है? जो नौनी में स्थित है। और उसको कब खोला गया था? तो उसको 1985 ईस्वी में खोला गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भी पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था, परंतु जो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है, देखो हमेशा क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लेना है। कई बार हम ऊपर से जब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इस तरह की जो मिस्टेक होती है वो होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि सोलन में कृषि महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया है या कहाँ कब खोला गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा 1962। और यदि पूछा होता कि सोलन में हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कब खोली गई, तो उसका आंसर हो जाएगा 1985। हमारा अगला क्वेश्चन है बसपा नदी कौन से जिले में बहती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो बसपा नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि बसपा नदी कौन से जिले में बहती है? ए किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी शिमला, डी मंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किन्नौर। जो बसपा नदी है वो किस जिले में बहती है? तो वो हमारे पास किन्नौर जिले में बहती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो बसपा घाटी है उसके बारे में भी पूछा जाता है कि बसपा घाटी किस जिले में स्थित है। तो बसपा घाटी हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और बसपा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बसपा घाटी को अंगूरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अंगूरों की घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो अंगूरों की घाटी के नाम से बसपा घाटी को जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर जिले में स्थित है। और जो बसपा नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हमारे पास सतलुज नदी की
कौन सी नदी की? सतलुज नदी। ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये सतलुज नदी की सहायक नदी है। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और बसपा हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बसपा हाइड्रो प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो वो हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो चंद्रताल झील और चंद्रनाहन झील के बारे में बताया था, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं चंद्रताल झील और चंद्रनाहन झील के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रनाहन झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। और हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? ए ऊना, बी चंबा, सी लाहौल स्पीति, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। जो हमारे पास चंद्रताल झील है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और चंद्रताल झील से ही कौन सी नदी निकलती है? चंद्रताल झील से ही चंद्रा नदी निकलती है। और जो भागा नदी निकलती है वो मियार ग्लेशियर के साथ हमारे पास सूरज ताल झील है जो कहाँ पर स्थित है? वो भी लाहौल स्पीति जिले में ही स्थित है। तो ये दोनों जो हमारे पास चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती है? ये हमारे पास तांडी नामक स्थान पर मिलती है। और वहाँ से किस नदी का निर्माण करती है? वहाँ से चंद्रताल झील या चिनाब नदी का हमारे पास निर्माण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी रियासतों के साथ विलय के संदर्भ में संपन्न सोलन सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलन जो हमारे पास सभा होती है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से भी पूछा जाता है या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि पहाड़ी रियासतों के साथ विलय के संदर्भ में संपन्न सोलन सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए राजा दुर्गा सिंह, बी पंडित पद्मदेव, सी यशवंत सिंह परमार, डी वीरभद्र सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजा दुर्गा सिंह। जो राजा दुर्गा सिंह थे ये कहाँ के शासक थे? ये बघाट के शासक थे। कहाँ के? ये बघाट जो हमारे पास रियासत थी ये बघाट रियासत के शासक थे। और बघाट रियासत के शासक राजा दुर्गा सिंह ने ही जो पहाड़ी रियासतों के साथ विलय के संदर्भ में जो हमारे पास सोलन सभा होती है तो ये इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सोलन सभा होती है इसकी अध्यक्षता कब की जाती है या ये कब होती है? तो ये हमारे पास 1947 में होती है। और 15 अप्रैल 1948 को फिर हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। और सोलन सभा में ही हिमाचल प्रदेश का नाम क्या पड़ा था? हिमाचल प्रदेश पड़ा था। वहाँ पर पहले इसको हिमालयन प्रांत के नाम से जाना गया था, परंतु सोलन सभा में सोलन का एक दरबार हॉल है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ है और वहाँ पर इसको हिमाचल प्रदेश नाम दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालीन रियासत कुनिहार वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पीछे मैंने आपको बघाट रियासत के बारे में बताया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बघाट रियासत है वो किस जिले में स्थित है। तो जो बघाट रियासत है वो प्रेजेंट टाइप में सोलन जिले में स्थित है। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कुनिहार रियासत थी, कुनिहार रियासत प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के किस जिले का अंग है? ए चंबा, बी मंडी, सी शिमला, डी सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलन। जो सोलन जिला है, सोलन जिले का ही पार्ट कौन सी रियासत है? कुनिहार रियासत है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास HP टेट में हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है और किस नदी पर बनाया गया है। ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है और किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? ए ऊना, बी किन्नौर, सी चंबा, डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी चंबा। जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिले में चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है इनकी 3 यूनिटें हैं, चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये हमारे पास रावी नदी के ऊपर बनाई जा रही है। तो ये भी आपको पता होना
होना चाहिए। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।